हेडिंग डालेंगे, चैप्टर है हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर न्यू चैप्टर है क्या? हाँ जी बिल्कुल। सर एफएम में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? इसमें एफएम में एफएम में तो 15 चैप्टर हैं अप्रोक्स। 100% इन एग्जाम। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 7 to 9 मार्क्स। ठीक है, चैप्टर है हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल। 100% हमारे एग्जाम में आता है। 7 नंबर से लेकर 9 नंबर तक का इस चैप्टर का क्या रहेगा, वेटेज रहेगा। देखिएगा, सबसे पहले हम समझते हैं बेसिकली क्या था ये चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो, ऐसे तो अगर हम बात करें तो ये चैप्टर अपने नाम से अपने आप को डिफाइन कर रहा है। कैपिटल को अरेंज करने की जो कॉस्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। देखो, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये एक कंपनी है एक्स लिमिटेड। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे समझना चीजों को। इस एक्स लिमिटेड को फंड चाहिए, फंड्स। मान लेते हैं इसको 5 लाख रुपए अरेंज करने हैं अपने बिजनेस के लिए। सोर्सेस क्या हो सकते हैं, सोर्सेज ऑफ फंड्स। इक्विटी शेयर कैपिटल से फंड अरेंज किया जा सकता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से फंड अरेंज किया जा सकता है। डिवेंचर्स से फंड अरेंज किया जा सकता है। लॉन्ग बताओ तो फिर। ऑनलाइन भाई सारे माइक ऑफ रखेंगे अपना। लॉन्ग टर्म लोन्स से फंड अरेंज किया जा सकता है। और एक होता है कंपनी के पुराने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, या जिनको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से चलना, नया चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस। तो देखिए, ये एक्स लिमिटेड है। इस एक्स लिमिटेड को 5 लाख रुपए अरेंज करने हैं। अरेंज करने के उसके पास 5 सोर्सेज हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल से पैसा अरेंज किया जा सकता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से पैसा अरेंज किया जा सकता है। डिवेंचर्स से पैसा अरेंज किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म लोन्स से पैसा अरेंज किया जा सकता है। और इस एक्स लिमिटेड के जो पास्ट की परफॉर्मेंस है उससे इसने कुछ रिजर्व्स क्रिएट किए होंगे, ये उनका यूज भी कर सकती है इस 5 लाख को अरेंज करने के लिए। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप मनी कहीं से भी अरेंज कर लो, मनी को अरेंज करने की आपको क्या देनी पड़ती है, एक कॉस्ट चुकानी पड़ती है।
अगर आप इक्विटी कैपिटल से मनी अरेंज करोगे तो आपको इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ेगा। अगर आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से मनी अरेंज करोगे तो आपको अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ेगा। अगर आप डिवेंचर या लॉन्ग टर्म लोन्स से पैसा अरेंज करते हो तो आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अगर आप अपनी रिटेन्ड अर्निंग से पैसा अरेंज लेते हो तो रिटेन्ड अर्निंग को कहीं और इन्वेस्ट करके जो कमा सकते थे वो आपका कॉस्ट यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी कॉस्ट लगेगी। तो फिर सुनना मेरी बात को, इक्विटी से पैसा लोगे उनको भी देना पड़ेगा, प्रेफरेंस से पैसा अरेंज करोगे उन्हें भी देना पड़ेगा, डिवेंचर और लोन वालों को इंटरेस्ट दोगे, रिटेन्ड अर्निंग्स पर बेसिकली आप एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इनकर्ट करोगे, क्योंकि इस पैसे को अगर यहां इन्वेस्ट न करते तो कहीं और कमाकर कुछ इनकम जनरेट कर सकते थे। तो यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की एक बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस कॉस्ट फॉर अरेंजिंग द कैपिटल। यानी अगर मैं आपको ये बोलूं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस कॉस्ट फॉर अरेंजिंग द कैपिटल। बताओ बात समझ में आई? बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन, कोई फाइनेंस की बात नहीं कर रहा हूं। आज अगर एक किसी भी पर्सन से आप ये बोलते हो कि यार कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आप क्या समझते हो, तो वो एक सिंपल सी बात आपको बता देगा कि यार कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है कि कैपिटल को अरेंज करते समय आपको जो कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ेगी। आप कैपिटल कहीं से भी अरेंज करो, यू हैव टू पे सम अमाउंट, यू हैव टू इनकर्ड सम कॉस्ट, और उसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। बताओ क्या मेरी बात समझ में आई यहां तक सबको? तो आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे चैप्टर की हेडिंग के बाद कि लिखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस, cost of capital means cost for arranging the capital. Cost of capital means cost for arranging the capital. कैपिटल को अरेंज करने की कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। बट एफएम में इसकी डेफिनेशन कुछ अलग तरीके से बताई गई है। तो अब हम बात करेंगे एफएम की डेफिनेशन के ऊपर। अब मेरी बात सुनोगे बहुत ध्यान से। मेरी डायग्राम वगैरह नहीं बनाना ना। ये अभी बनवाऊंगा मैं, तब बनाना है, अभी नहीं बनाना। मैं बताऊंगा अपने आप, तब आपको वो चीजें बनानी रहेंगी। अभी आपको सिर्फ फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखवाया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस कॉस्ट फॉर अरेंजिंग द कैपिटल। ठीक है, अब मेरी बात फिर समझना। एफएम की डेफिनेशन क्या बोलती है, अब एफएम को समझना। मान लीजिए ये एक्स लिमिटेड है और ये है मिस्टर ए। ठीक है, एक्स लिमिटेड ने इनको 10% डिवेंचर दे रखे हैं। पूरा कंसंट्रेशन रखना तो हर एक चीज प्रॉपर समझ आएगी। तो समझो एक्स लिमिटेड ने मिस्टर ए को डिवेंचर दे रखे हैं और मिस्टर ए से पैसा ले रखा है 1 लाख रुपए। अब मुझे ये बताओ एक्स लिमिटेड को मिस्टर ए को इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 10,000। 10,000 यानी 10%, 10,000। यानी 10% बोल दूं मैं? यस सर।
यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, ए को 10% देने के लिए एक्स लिमिटेड को मिनिमम कितना कमाना पड़ेगा? 10% से ज्यादा। 1,10,000 10,000 से ज्यादा। नहीं, क्यों 10% से ज्यादा? मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं। 10%। 1,10,000 10%। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, मेरी एक एक वर्ड को सुनना, मैं हर चीज को डायग्राम से समझा रहा हूं। एक्स लिमिटेड को मिस्टर ए को 10% देना है, तो मिनिमम से मिनिमम कंपनी एक्स लिमिटेड को कितना कमाना पड़ेगा कि वो इसको दे पाए? 10%। 10% भले तो कमाना ही पड़ेगा। हाँ मिनिमम, फिर सुनना, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूं, मिनिमम इतना तो कमाना पड़ेगा ताकि वो मिस्टर ए को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। तो इसका मतलब समझो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक्स लिमिटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैसे डिफाइन करेगी, पहले सुनना फिर लिखवाऊंगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। cost of capital means minimum rate of return that must be earned by the company. Minimum rate of return that must be earned by the company to satisfy its fund provider. ये एफएम की डेफिनेशन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। फिर सुनोगे, एफएम की डेफिनेशन ये नहीं है, ये जनरल लैंग्वेज की डेफिनेशन है। एफएम क्या बोलती है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो कंपनी को कमाना पड़ेगा। कंपनी मस्ट अर्न टू सेटिस्फाई इट्स फंड प्रोवाइडर्स, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बोलो आई क्या डेफिनेशन समझ में? यस। यस सर। एवरीवन देखो, पार्टिसिपेट करना, मैं आपको फिर कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी बहुत है, बट मैं शुरुआत से आपको एक ही बात बोल रहा हूं, एफएम में अगर आपको कॉन्फिडेंस और महारत लानी है ना, तो बस मेरे साथ कम्युनिकेट करो, जहां अटको रोको, एक एक चीज को समझो। सर तो एक बार और समझा देना। हाँ हाँ जी, सर वापस से। देखो मेरी बात को फिर सुनना। एक्स लिमिटेड ने मिस्टर ए से 1,00,000 रुपए लिए और उन्हें बदले में 10% डिवेंचर दिए। ये लाइन क्लियर बिल्कुल? यस सर। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि एक्स को ए को कितना पैसा देना है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बात करूं, बोलो। 10%। 10% सर। एग्री 10,000। एवरीवन? एवरीवन हाँ। यस सर। अमाउंट में बोलूंगा तो 10,000, और अगर मैं परसेंटेज में बोलूं तो मुझे ए को 10% देना है। बोलो एग्री? यस सर। अब सर। अब मेरा अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ए को 10% देना है तो आपको मिनिमम क्या कमाना पड़ेगा? 10% ही। 10,000। 10%। आ रही है मेरी बात समझ में? कि यस अगर सर। आप ऐसे समझो, आपको अगर किसी को 100 रुपए देने हैं तो मिनिमम आपके पास कितने होने चाहिए कि आप उसे 100 रुपए दे सको? 100 रुपए। 100 रुपए। भाई सीधी सी 100 बात रुपए। है, एक बहुत सिंपल बेसिक लॉजिक पर बात कर रहा हूं। मुझे किसी को 100 रुपए देने हैं तो मिनिमम मेरे पास 100 रुपए होने चाहिए, तभी मैं उसको 100 रुपए दे पाऊंगा। तो यहां पर भी मैं यही बोल रहा हूं कि मेरी बात को समझो, अगर एक्स लिमिटेड को मिस्टर ए को 10% देना है तो मिस एक्स लिमिटेड को मिनिमम रिटर्न 10% कमानी पड़ेगी। बोलो अब आई क्या मेरी बात समझ में? यस सर आ गई। यस सर। हर जने को आनी चाहिए बिल्कुल। तो इसका यस सर आ मतलब, गई। यस सर। अब मैं इसको डेफिनेशन में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो डेफिनेशन क्या बन गई?
cost of capital is that minimum required rate of return. लिखते भी चलो, फिर मैं और वापस लिख लो आप साथ में, लिखो सेकंड पॉइंट डाल के, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज दैट मिनिमम required rate of return, that minimum required rate of return which must be सर एक बार शुरू से बोलिए। cost of capital is that minimum required rate of return which must be earned by the entity, which must be earned by the entity to satisfy its fund providers, to satisfy its fund providers. ठीक है, यानी वो मिनिमम रिटर्न जो आपको कमानी पड़ेगी ताकि आप अपने फंड प्रोवाइडर को सेटिस्फाई कर सको, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी ये जो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, इसे बोला जाएगा कॉस्ट ऑफ। अब इस डेफिनेशन के नीचे ये वाला डायग्राम बना लो, ये वाला। हम एक और डायग्राम से समझ लेंगे, समझने के लिए ये डायग्राम बना लो। इस डेफिनेशन के नीचे ये वाला डायग्राम आप बना लें फटाफट। बना लिया सबने? एक मिनट सर। हाँ हाँ, आराम से। Sir, can you please repeat definition, financial management value? वापस बोलूं? क्या हो गया, लिखा नहीं क्या? Yes, लिखो sir. लिखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज दैट मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मिनिमम रिक्वायर्ड rate of return which must be earned by the entity। ये एंटिटी है यानी बिजनेस। Yes, sir. which must be earned by the entity to satisfy its fund providers, to satisfy its fund providers। Okay, sir. आओ मैं एक और एग्जांपल से समझा देता हूं। अब वो एग्जांपल आपको जरूरत नहीं है, एक से समझ में आ गया। थोड़ा भी अगर कम आया वापस देखो, ये कंपनी है एक्स लिमिटेड। ये है मिस्टर पी। 12%।
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नाउ अगेन मेरा क्वेश्चन वही है, एक्स लिमिटेड ने मिस्टर पी को प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे हैं, मान लेते हैं ₹50,000 के, ठीक है, जिस 12% वाले प्रेफरेंस शेयर, ये 12% क्या बताती है? प्रेफरेंस शेयर के रेट ऑफ साथ रिटर्न। मिनिमम रेट। मतलब डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा भाई। 12% के हिसाब हाँ, से प्रेफरेंस डिविडेंड जाएगा। वेरी गुड। प्रेफरेंस कैपिटल के साथ जो रेट जुड़ी हुई होती है वो रेट उसकी डिविडेंड रेट होती है, ठीक है। तो Yes, यानी yes, अब आप समझो, एक्स लिमिटेड को मिस्टर पी को 12% देना है। तो नाउ अगेन माय क्वेश्चन इज, इसको मिनिमम क्या कमाना पड़ेगा? 12%। 6,000। 12%। मिनिमम रिटर्न, दैट इज, मैं परसेंटेज में लिख रहा हूं, अमाउंट नहीं, ठीक है। 12%। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अपने इस फंड प्रोवाइडर को सेटिस्फाई करने के लिए आपको मिनिमम 12% कमाना पड़ेगा। तो ये जो 12% है, इसी 12% को मैं एक्स लिमिटेड की क्या बोलूंगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ अरेंजिंग द प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ अरेंजिंग द प्रेफरेंस शेयर बोलूंगा। बताओ क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. यस सर। अब आगे बढ़ू, तीसरा पॉइंट लिखो। ये एग्जांपल थोड़ी लिखना है सर। नहीं नहीं, ये तो मैंने वापस एक बार रिपीट किया था कि हर एक को एक एक चीज समझ आए, कोई जरूरत नहीं है इसकी, वो सेम ही चीज है। अब लिखो, अब हमें ये पॉइंट लिखना है। लिखो पॉइंट नंबर थर्ड। थर्ड, लिखो, 3. फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ फंड्स, फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ फंड्स for arranging the capital. Following are the sources of funds for arranging the capital. ठीक है, अब ये चार्ट बनाओ यहां से यहां तक का, बिल्कुल इसी तरह से। सोर्सेज ऑफ फंड और उसके ये 5 हिस्से, ये बना लो। सोर्सेज ऑफ फंड, यहां से एरो लाओ और इसमें ये 5 हिस्से अलग अलग दिखाओ। एक कंपनी के पास 5 सोर्सेज हैं जिनके द्वारा आप क्या कर सकते हो? कैपिटल को अरेंज कर सकते हो। तो देयर आर 5 सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर अरेंजिंग द कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स और रिटेन्ड अर्निंग्स। नाउ अब इसी के नीचे अपन इनका सिंबल लिखेंगे। जब मैं इक्विटी कैपिटल की बात करूंगा तो इसको डिनोट किया जाएगा के ई से। जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात होगी, बिल्कुल इसी तरह से लिखना, एरो बनाकर, के पी से। डिवेंचर की जब बात करूंगा तो डिनोटेड बाय के डी। टर्म लोन की बात करूंगा तो के टी। और अगर रिटेन्ड अर्निंग की बात करूंगा तो के आर। ये इनके सिंबल्स होंगे। यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी को के ई से डिनोट किया जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस को के पी से डिनोट किया जाएगा, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स को के डी से डिनोट किया जाएगा, कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन को
के टी से डिनोट किया जाएगा और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स को के आर से डिनोट किया जाएगा। बस अब हमें एक एक की कैलकुलेशन सीखनी है कि किस तरीके से इनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम कैलकुलेट करेंगे। तो नाउ पॉइंट नंबर 4, ये लिख लिया सबने, ये चार्ट बनाकर इसके नीचे। यस सर। Yes, sir. आइए, सबसे पहले मैं लूंगा कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स। तो सर अभी आप इंडिविजुअली डिस्क्राइब करोगे इन सबको? बिल्कुल, अब एक एक सीखेंगे, बस फिर चैप्टर खत्म। तो डिवेंचर समझा रहे हो मैं। सबसे पहले मैं समझा रहा हूं कॉस्ट ऑफ डिवेंचर यानी केडी, अब आपको समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास है कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, जिसको हम डिनोट करेंगे किससे, के डी से। KD. अब इसमें लिखो बुलेट पॉइंट बनाकर, डिवेंचर्स आर debentures are long-term source of finance. Debentures are long-term source of finance on which issuing company on which issuing company has to pay periodic interest. Periodic interest. डिवेंचर एक ऐसा लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है जिसके ऊपर जो इशूइंग कंपनी है, यानी जो भी कंपनी डिवेंचर इशू करके फंड अरेंज करती है, उसे एक पीरियोडिक इंटरेस्ट, पीरियोडिक का मतलब होता है हर एक निश्चित समय के बाद उसे इंटरेस्ट देना पड़ता है। जैसे एनुअली इंटरेस्ट देना तो हर साल में देना पड़ेगा, सेमी एनुअली इंटरेस्ट देना यानी हर 6 महीने में देना पड़ेगा। ठीक है, तो पीरियोडिक इंटरेस्ट के नीचे अंडरलाइन करके लिखो जैसे एनुअल पेमेंट हो गया या सेमी एनुअल हो गया। ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से एक एक पॉइंट, जिस पॉइंट को नहीं समझ आए वहीं रोकना। हालांकि मैं पहले ही सारी क्वेरीज लेता चलूंगा। तो डिवेंचर को कैसे डिफाइन किया गया है, डिवेंचर एक लॉन्ग टर्म सोर्स है। लॉन्ग टर्म सोर्स का मतलब होता है 12 महीने से ज्यादा, 12 मंथ से अधिक। लॉन्ग टर्म सोर्स उसे बोला जाता है जिसको कंपनी 12 महीने से ज्यादा समय के लिए जैसे लेती है। तो जनरली डिवेंचर जो इशू किए जाते हैं वो 12 महीने से अधिक पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं। इसीलिए हम डिवेंचर को क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो ये एक ऐसा लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है
जिसके ऊपर इशूइंग कंपनी को पीरियोडिक इंटरेस्ट का मतलब हो गया वो एनुअल पीरियड हो सकता है, वो सेमी एनुअल पीरियड हो सकता है। यानी एक फिक्स्ड पीरियड के बाद आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो उस सोर्स को हम, उस लॉन्ग टर्म सोर्स को हम क्या बोलते हैं, डिवेंचर बोलते हैं। लिखें आगे, नेक्स्ट। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर interest paid on debenture is a tax deductible item. Tax deductible item. That means payment of interest reduces your मतलब यहां पर एंटिटी, your taxable income, Tax liability. your taxable income। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आती है, वाई कंपनी शुड इशू द डिवेंचर। कंपनी क्यों सोच रही है कि यार हम डिवेंचर इशू करें, कंपनी इक्विटी भी कर सकती है, लेकिन एक डिवेंचर इशू करने का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप डिवेंचर पर जितना भी इंटरेस्ट पे करते हो वो टैक्स डिडक्टेबल आइटम है। टैक्स डिडक्टेबल आइटम का मतलब हो गया कि आपने जो प्रॉफिट कमाया उसमें से जितना इंटरेस्ट दिया वो आपकी इनकम को कम कर देगा, तो आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। कैसे, समझो आप, इस पॉइंट को समझना बिल्कुल ध्यान से। देखो इधर, मान लेते हैं ये कंपनी है एक्स लिमिटेड और ये एक कंपनी है वाई लिमिटेड। दोनों बिल्कुल सिमिलर कंपनी है, बस अंतर क्या है, फंड्स अरेंजमेंट में इसने 10% डिवेंचर ले रखा है। ठीक है, और इसमें डिवेंचर नहीं है, इसने फंड कहीं और से ले रखा है। एक्स लिमिटेड ने फंड अरेंज करने में 10% डिवेंचर इशू कर रखे हैं, ₹2 लाख। ठीक है, और इसने कहीं और से अरेंज कर रखा है, कहां से वो अभी मुझे नहीं मतलब है। मुझे सिर्फ ये समझना है कि ये कंपनी अपने फंड में 2 लाख रुपए डिवेंचर से अरेंज कर रही है और सिमिलर टाइप की कंपनी 2 लाख रुपए कहीं और से अरेंज कर रही है। अब देखो, अब दोनों कंपनियों की ईबीआईटी, दोनों कंपनियों की ईबीआईटी ईबीआईटी मान लेते हैं 1,20,000 रुपए की ये कमा रही है। सिमिलर कंपनी है तो 1,20 ये भी कमाएगी। अब इसमें से माइनस करेंगे आई। 2 लाख रुपए पर 10% यानी यहां पर 20,000 का आई जाएगा, यहां पर आई नहीं है।
ये कहलाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये कहलाएगा प्रॉफिट टैक्स से पहले का प्रॉफिट। ध्यान से सुनना बिल्कुल। तो यहां प्रॉफिट हुआ 1,00,000, यहां प्रॉफिट हुआ 1,20। अब इसमें से हम टैक्स देते हैं 50% मान लो। बताओ यहां टैक्स कितना बना? 50,000। 60,000। अब आप अगर बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को समझोगे तो पॉइंट पता लगेगा। देखो मैंने क्या हुआ, जब दोनों कंपनियां सेम कमा रही थी तो टैक्सेबल इनकम अलग कैसे हो गई? टैक्सेबल इनकम अलग कैसे हो गई? ध्यान से देखो बिल्कुल कर्सर को। इंटरेस्ट इमीडिएट क्योंकि उसने इंटरेस्ट दे दिया। और हाँ, डिविडेंड। यानी इंटरेस्ट देने से आपकी इनकम जो है वो कम हो गई, तो आपको एक फायदा मिल गया कि नहीं मिल गया टैक्स में? कितने का फायदा मिल गया टैक्स में? 10,000 का। 10,000 का। अब आपको मेरी ये लाइन समझ आ रही होगी क्यों एक कंपनी डिवेंचर के द्वारा फंड अरेंज करना चाहती है। अगर एक कंपनी डिवेंचर इशू करके फंड अरेंज करती है तो डिवेंचर का जो इंटरेस्ट होता है ना, वो इंटरेस्ट एक टैक्स डिडक्टेबल आइटम है। अब टैक्स डिडक्टेबल का मतलब होता है कि उस इंटरेस्ट से आपकी इनकम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली आपका टैक्स भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिसको मैंने यहां आपको प्रूव करके बता दिया। अगर डिवेंचर न होते तो आपका टैक्स बन रहा है 60,000, लेकिन अगर आपने डिवेंचर इशू किए तो उसकी वजह से आपका टैक्स कम हो गया और आपका टैक्स जो बना वो बना 50,000। तो यानी इंटरेस्ट की वजह से आपको टैक्स में एक बेनिफिट मिल गया। इसीलिए इस आइटम को हम बोलते हैं टैक्स डिडक्टेबल आइटम, टैक्स में से डिडक्शन लेने वाला आइटम, टैक्स को कम करने वाला आइटम। बताओ क्या ये लाइन समझ आ गई सबको? यस सर। टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो ना केवल? क्या बोल रहे हो? आप इसको टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो ना एक बार केवल? हाँ मैं टैक्स का ही बता रहा हूं, ऊपर देखो मैंने क्या लिखा है। मैं इस पॉइंट को ही समझा रहा हूं केवल। इंटरेस्ट दूंगा तो वो टैक्स डिडक्टेबल आइटम है। तो व्हाट डज इट मीन कि जितना इंटरेस्ट दूंगा उसकी वजह से मुझे कहीं ना कहीं टैक्स में फायदा मिलेगा। बस मेरी इतनी सी लाइन है ठीक है सर। और इसको मैंने प्रूव कर दिया। अगर मैंने यहां डिवेंचर नहीं लिए तो मेरा टैक्स बना 60,000, लेकिन यहां डिवेंचर लेने की वजह से मेरा टैक्स कितना बना? 50,000। 50,000 तो क्या मुझे टैक्स में फायदा मिला कि नहीं मिला? मिला, 10,000 से फायदा मिला। बस मैं वही चीज बोल रहा हूं। इसीलिए लोग डिवेंचर इशू करते हैं। भैया मैं आपको एक रीजन दे रहा हूं कंपनियां क्यों डिवेंचर इशू करना चाह रही हैं। आप इक्विटी से भी तो फंड सर अरेंज तो कर। बोलो। डिबेंचर अगर भी इशू करेंगे तो जैसे इसमें हमने 60,000 का टैक्स लग रहा है, पर 60,000 की इनकम भी तो हो रही है हाँ और उसमें 50,000 की इनकम हो रही है, तो देखा जाए तो फायदा तो फिर भाई में ज्यादा हुआ। क्या बोल रहे हो? अपन टैक्स 50% ले रहे हैं, हाँ तो अगर अपन है ना टैक्स काटेंगे अभी इसमें और फिर इसमें अपन टोटल इनकम निकालेंगे तो 50,000 तो एक्स में आ जाएगी और 60,000 वाई में आ जाएगी। हाँ बिल्कुल आ जाएगी। तो देखा जाए तो पूरा प्रॉपर अगर अपन देखें तो फायदा तो अपने को वाई में ही हुआ ना। अरे आप समझे नहीं, कॉस्ट ही आ रही है। मैं कॉस्ट ही तो निकाल रहा हूँ कि डिवेंचर की वजह से कॉस्ट आएगी। अच्छा अच्छा ठीक है। मैं यही तो आ निकाल गई। रहा हूँ समझो। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि डिवेंचर से कॉस्ट तो आएगी बट एक फायदा भी मिलेगा। अच्छा अच्छा। तो कुछ अल्टीमेटली नुकसानदायक अब तो है ही, सुनो। पर एक फायदा भी है। यस, बस मैं इसी बात पे आ रहा था। तो मुझे बताओ अल्टीमेटली मेरा नुकसान कितना हुआ? 10,000। 10 का केवल। अब देखो मेरी बात को, अब यहीं से मैं आता जो आपने पहले क्वेरी डाल दी। आप ये बोल रहे हो कि 10 का नुकसान है, तो नुकसान है तभी तो उसकी कॉस्ट ढूंढ रहा हूं कि डिवेंचर को अरेंज करने की वजह से मेरा नुकसान कितना हो रहा है। क्योंकि हमारा चैप्टर तो यही है ना कि हमें ये निकालना है कि अगर मैंने
डिवेंचर इशू किए तो उसकी वजह से मेरे ऊपर कितना नुकसान आ रहा है, कितनी कॉस्ट आ रही है, तभी तो मैं उसे बोलूंगा कि ये कॉस्ट आई डिवेंचर से मनी अरेंज करने की। बोलो आई क्या मेरी बात, जो लास्ट लाइन बोली मैंने? Yes, हाँ sir. राइट सर। और अभी रुको, मैं बिल्कुल एक एक चीज को प्रूव करूंगा। मैं बहुत धीरे चलना है, आराम से। एक बार अगर फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट बैठ गया तो फिर कुछ नहीं, सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे बिल्कुल। पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, बट वी आर गोइंग थ्रू द लॉजिक कि हाँ किस तरीके से ये काम हो रहा है। तो फिर सुनना मैंने जो बोला, अभी सिर्फ मेरी इस लाइन को याद रखो। अगर मैं डिवेंचर इशू न करता तो मुझे टैक्स कितना देना पड़ता? 60,000। 60,000. 60,000. और हजार, डिवेंचर की वजह से मुझे टैक्स कितना देना पड़ा? 50,000। क्लियर बिल्कुल। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये इंटरेस्ट का एक फायदा मिल गया टैक्स में मुझे? यस यस सर। इसे बोलते हैं, बस केवल मैं इसका मीनिंग समझा रहा था, इसे क्या बोलते हैं? टैक्स डिडक्टेबल आइटम। इस टर्म को समझा रहा हूं मैं, इसे बोलते हैं टैक्स डिडक्टेबल आइटम। अब आ जाओ, अब मैं इसी को और आगे बढ़ाता हूं जो मेरी बात थी। अब मेरे पास अल्टीमेटली इनकम क्या आई? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहां मैंने इनकम कितनी कमाई और यहां मैंने इनकम कितनी कमाई? 60,000. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर मैं डिवेंचर से पैसा अरेंज कर रहा हूं तो मेरे हाथ में नेट क्या आ रहा है? 50,000. और 50,000। अगर मैं डिवेंचर से पैसा अरेंज नहीं कर रहा हूं तो मेरे हाथ में क्या आता? 60,000. तो 60,000 बताओ मुझे कितनी कॉस्ट उठानी पड़ी डिवेंचर से मनी अरेंज करने की? 10,000. 10,000 बस यही मेरा कॉन्सेप्ट था। यानी मैं ये बोलूंगा कि मुझे डिवेंचर इशू करने की जो नेट कॉस्ट उठानी पड़ी वो कितनी कॉस्ट आई? 10,000. 10,000। 10,000 आ आप गई समझ सर। लो, अगर डिवेंचर इशू करता हूं तो 50 कमा रहा हूं, डिवेंचर इशू नहीं किए तो 60 कमाता। तो नुकसान कितना हुआ मुझे? एक तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही हो गई है। ये डिवेंचर की कॉस्ट कहलाती है, अपॉर्चुनिटी नहीं। दैट हाँ इज मतलब कॉल्ड, वो हाँ हाँ। बस बिल्कुल, क्योंकि ये कॉस्ट केवल इस फैक्टर की वजह से आ रही है। बोलो आ रही है मेरी बात समझ में? तो क्या मैं ये Yes. बोल सकता हूं कि डिवेंचर इशू करने की कॉस्ट मेरे ऊपर आई 10,000? अब मैं यहां रुक रहा हूं। अब आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी पूछनी है तो पहले पूछो। ये चार्ट बनाया मैंने, आपको समझाया। देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ये मेरी कॉस्ट है क्या बताओ? Yes, sir. क्या ये मेरा बेनिफिट है क्या? Yes, sir. No, sir. बेनिफिट थोड़ी है, लॉस है। अरे बेनिफिट है नलायक। बेनिफिट ही नहीं तो है. 50 का टैक्स के टैक्स, पॉइंट ऑफ व्यू से तो लॉस है ना। अरे कैसे है भाई? 60 का टैक्स देता, 50 का ही दूंगा, तो टैक्स में ओ फायदा अच्छा हुआ सॉरी कैसे? सॉरी हाँ। हाँ कोई बात नहीं, मैंने आराम तो से चल। ओवरऑल एक ही बात। नहीं ओवरऑल नहीं, मैं अलग अलग बात कर रहा हूं। ये कॉस्ट है, ये बेनिफिट है, तो ये क्या आ गई मेरी नेट कॉस्ट बोलूंगा इसे। ये मैंने यहां लिख दिया एक वर्ड, नेट कॉस्ट। अब आपकी जो जो क्वेरी है पहले वो पूछ लो, ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए। मैं यहीं से आपको फॉर्मूले बनाने सिखाऊंगा सारी चीजों के। हालांकि एग्जाम में ये कुछ नहीं करना होता है, बट मैं उस पूरे पॉइंट को ले रहा हूं कैसे मैं उस चीज तक पहुंचा। वापस देख लेना, ये 20 मेरी कॉस्ट है, एवरीवन एग्री? क्योंकि मुझे देना Yes, sir. पड़ेगा इंटरेस्ट। Yes, sir. लेकिन इंटरेस्ट दूंगा तो मैंने एक बेनिफिट प्रूव कर दिया कि 10,000 का मुझे क्या मिल जाएगा? बेनिफिट मिल जाएगा बेनिफिट। इन टर्म्स ऑफ टैक्स। बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ टैक्स। Yes, sir. तो इसका मतलब मेरे ऊपर नेट कॉस्ट कितनी आई? 10,000. 10। और नेट वर्ड आपको पता ही है, कॉस्ट और बेनिफिट का जो डिफरेंस होता है उसी को अपन नेट बोलते हैं। Cost minus benefit. Yes, sir. तो कॉस्ट ज्यादा है, बेनिफिट कम है, तो इसको मैं नेट कॉस्ट बोल रहा हूं। डिवेंचर इशू करने की ये नेट कॉस्ट आ गई। इसको बना लिया क्या सबने?
नहीं सर, No, बनाना है sir. इसको। हाँ बिल्कुल, ये बनाना है इसको, एक एक चीज समझोगे ना, फ्यूचर में भी जब कॉपी कभी भी ओपन करोगे तो आएगा। ये उसको समझाया है मैंने, इसको बना लो आराम से। सर थोड़ा सा जूम आउट करिए, थोड़ा सा ऊपर तक देखना है। ऊपर से देखना है, हाँ, थोड़ा सा जूम आउट कर दो बस। मैं ऊपर ही कर देता हूँ, जूम आउट गड़बड़ हो जाती है मेरे इसमें। ठीक है, ये पूरा पॉइंट है यहाँ से इंटरेस्ट पेड से। यस। ईबीआईटी तो अज्यूम करी थी ना सर आपने, एक हाँ लाख ये 20,000। अज्यूम, बिल्कुल अज्यूम किया, सब कुछ अज्यूम है, ये भी अज्यूम है, ये ईबीआईटी भी अज्यूम्ड है, अज्यूम्ड है, टैक्स रेट भी अज्यूम्ड है। ओके सर। ये लो, बना लिया। सर एक सेकंड बस। हाँ सर हाँ जी बोलो। सर इसमें से ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपने बोला कि किसी इक्विटी अरेंज करने में या डिबेंचर या प्रेफरेंशियल अरेंज करने में जो कॉस्ट आई, और हाँ कॉस्ट वो भी तो हो सकती, सपोज कोई पेपर वर्क हुआ या कोई रजिस्ट्री मतलब कुछ हाँ अपन तो ने बिल्कुल फंड, हो सकती है, अभी मैंने नहीं लिया ना उसको। अभी यहाँ पर आपको केवल क्या कॉस्ट दिखाई दे रही है? सोर्सेज ऑफ फंड मैं की जो कॉस्ट है। मैं धीरे धीरे सब पे आऊंगा, एक एक चीज पर चलेंगे ना अपन। ठीक है, तो मतलब वो भाई सारी कॉस्ट भी इंक्लूड होगी ना कॉस्ट ऑफ बिल्कुल, कैपिटल। ईच एंड एवरी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है डिवेंचर की वजह से जो भी कॉस्ट आएगी, वो कैसे इनबिल्ट होती है वो धीरे धीरे सीखेंगे हम। मतलब कलेक्शन कॉस्ट जितनी आएगी, जो अपन ने पहले टॉपिक्स दिए थे वो भी कॉस्ट इसमें इंक्लूड कौन होगी। सी कलेक्शन कॉस्ट? डेटर थोड़ी है यहाँ पर। नहीं इनको मतलब, अरे जैसे अपन ने डिबेंचर्स लिया तो उसको कलेक्ट करने में जो अपन ने पीपल्स अपॉइंट किए या कुछ भी अपन ने जो और खर्चा किया वो भी ऐड होगा ना। हाँ वो आएगा, कलेक्शन नेवर कलेक्ट, देयर इज नो कलेक्शन कॉस्ट इन डिवेंचर्स। सर कंपनियां इशू डिवेंचर इशू करती हैं, पब्लिक सब्सक्राइब करती हैं, कंपनी की जो कॉस्ट आती है वो आती है इनको रजिस्टर करने की कॉस्ट, इनकी जो भी डिवेंचर्स की टर्म्स बनती हैं, इनको रजिस्टर करने की कॉस्ट वो आती है। नो कलेक्शन कॉस्ट, देयर इज नो कलेक्शन। ओके सर। इशू के खर्चे होते हैं, अंडर राइटर्स अपॉइंट होते हैं तो अंडर राइटिंग की कॉस्ट आएगी। इनको बेचना, अगर आपको ब्रोकर हाउस या कोई स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आपने बेचा है तो आप उनकी कॉस्ट लोगे, वो अलग तरह की कॉस्ट आएंगी जो मैं लेटर ऑन बात करूंगा। पिछले चैप्टर से कहीं कोई लिंक नहीं आएगा, वो जो कॉस्ट थी वो यहाँ कुछ भी नहीं होंगी, इनकी कॉस्ट ही अलग होंगी बिल्कुल। बताइए क्लियर है क्या ये पॉइंट अब यहाँ तक? यस सर। यस सर। आओ मैं यस। इसी चीज को एक और से समझाऊंगा, ताकि फिर जब मैं डिसीजन आपको बताऊं तो आप उसको कंपेयर कर सको।
अब ये एग्जाम्पल आपको नहीं लिखना है, एक लिख चुके हो बहुत है। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, अगेन दो कंपनियां हैं मेरे पास, ठीक है। फंड्स, इसने फंड्स में 12% डिवेंचर से पैसा अरेंज कर रखा है। डिवेंचर से पैसा अरेंज कर रखा है ₹2 लाख, इसने कहीं और से अरेंज कर रखा होगा। आ जाओ, अज्यूम कर रहा हूं EBIT, कंपनी ने 150 कमाए, तो इसने भी 150 कमाए, क्योंकि दोनों सिमिलर कंपनीज हैं। हम बिल्कुल ये मान रहे हैं दोनों सिमिलर कंपनीज हैं, सिर्फ फंड अरेंजमेंट अलग है, बाकी दोनों का रिस्क प्रोफाइल, रिटर्न प्रोफाइल सब कुछ एक है। अब इसमें से माइनस करूंगा आई, बताओ कितना आई देना पड़ेगा? 24,000। 24,000। यहां आई का 1,26,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,26 और 1,50,000 माइनस टैक्स ले रहा हूं, मान लो मैं इस बार 30% टैक्स लिया है मैंने इस बार 30%, बताओ कितना आया? 37,800। 37,800। 45,000 PAT बताओ 88,200 कितना? 88,200 88,200 यहां आ गया, और यहां पर 1,05,000 1,05,000। आओ अगेन चेक करते हैं, बताओ क्या ये मेरी कॉस्ट है? यहां मुझे बेनिफिट sir. मिलेगा, यहां मुझे बेनिफिट मिलेगा, बताओ कितने का टैक्स बेनिफिट मिल गया? 7,200। 7,200 का। तो अल्टीमेटली मेरी नेट कॉस्ट, दैट इज माई नेट कॉस्ट, क्योंकि अगर मैं डिवेंचर इशू ना करता तो 1,05,000 कमाता, लेकिन अगर डिवेंचर इशू किए तो मैंने 88,200 ही कमाए, तो मेरा डिवेंचर की वजह से नेट नुकसान या नेट कॉस्ट क्या आई? 16,800 16,800। 16। 16,800 की नेट कॉस्ट आई। अब बताओ क्या ये पूरी चीज बिल्कुल क्लियर है आपके दिमाग में? ये टर्म्स याद रखना, मैं जब फॉर्मूले डिराइव करूंगा तो ये टर्म्स यूज करूंगा। ये कॉस्ट है, ये बेनिफिट है, इसलिए ये मेरी नेट कॉस्ट बनी। चॉइस का इंटरेस्ट दिया, उसमें से टैक्स बेनिफिट कितने का मिला? 7,200 का मुझे टैक्स बेनिफिट मिला, तो अल्टीमेटली मेरी नेट कॉस्ट आ गई 16,800। अब बताओ यहां तक किसी को कोई चीज पूछनी है तो, कोई भी क्वेरी है तो बता दो मुझे, या यहां तक का जो डिस्कशन किया मैंने वो बिल्कुल क्लियर है चैप्टर का? यस सर। चलिए आगे का बस अभी यहीं रोक रहा हूं, आगे का फॉर्मूला मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अब इनको मैं फॉर्मूलों में कन्वर्ट करूंगा, वो अपन नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे अपन। सर इसमें हम प्रॉफिट नहीं देखेंगे ना, हम कॉस्ट देखेंगे ना इसमें। समझा नहीं मैं आप क्या बोल रहे हो? मैंने मतलब दोनों जैसे कि चीजें देखी हैं, मैंने दोनों चीजें देखी हैं। ये मेरी कॉस्ट आ रही है, यहां मुझे खर्चा करना पड़ रहा है या नहीं करना पड़ रहा, तो इट विल बी कॉल्ड कॉस्ट। यहां मेरा टैक्स कम हुआ तो ये मेरा फायदा ही तो है, बेनिफिट मतलब फायदा, अच्छा। तभी तो नेट निकालूंगा। आप नेट कैसे निकालोगे अगर बेनिफिट नहीं देखोगे तो? नेट वर्ड तभी यूज होता है जब मैं कॉस्ट और बेनिफिट दोनों को कंपेयर करता हूं। बोलो आई समझ में मैं क्या ओके बोलना? सर। क्लियर यस बिल्कुल? यस और किसी को यस कोई सर। डाउट है? और किसी को कोई भी डाउट? सर इसमें मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखेंगे अपन।
हाँ नेट वर्ड तभी तो आएगा। मैं क्या क्या देखूंगा, मैं तो अभी आपको चार्ट में बता दिया मैंने क्या क्या देख रहा हूं। जब मैं फॉर्मूलों पर आ जाऊंगा तो मैं ये कुछ नहीं देखूंगा, मैं यहां से आपको फॉर्मूले बनाने सिखाऊंगा। मैं बोल रहा हूं जहां जहां चेंजेस है मैंने सबको देखा। यहां और यहां चेंज था तो ये मेरी कॉस्ट आई, यहां और यहां पर मेरा क्या आ गया, बेनिफिट आया, और अल्टीमेटली मेरा नेट अमाउंट आ गया। जरूरी है नेट को मैं यहां से देखूं, नेट को मैं ऐसे भी तो निकाल सकता हूं। 24,000 की कॉस्ट आई माइनस 7,200 का बेनिफिट आया, बताओ नेट कितना आया। 16,800 यस ये सर। लो, मैंने ऐसे भी देख लिया इसको, लेकिन वो लेटर ऑन में धीरे धीरे डेवलप करूंगा चीजों को। सर ये अब फॉर्मूला ही तो हो गया, कॉस्ट माइनस अबे बेनिफिट। मैं बिल्कुल बिल्कुल वही चीज पे आऊंगा, मैं धीरे धीरे फॉर्मूले को ही लेकर आ रहा हूं। जी बट मैं चैप्टर को ऐसे ले रहा हूं कि हम लॉजिक से चले, न कि डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा दूं। डायरेक्ट फॉर्मूले में थोड़ा सा कई बार दिक्कत आ जाती है। हालांकि देखो, हम जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर में फॉर्मूले ही यूज करने हैं हमें, तो लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा, आफ्टर दैट हमें फॉर्मूले डायरेक्ट यूज करने हैं। चलिए बोलो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है अब किसी को? नो सर। वो सर। चलो। 2 बोलेंगे ना सर इसको अपन।